हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। ये वीडियो बिहार एपीओ मेंस और यूपी एपीओ मेंस का जो कॉमन टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उसके संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटिव 5 से 10 नंबर इस वीडियो से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। इसमें साथ में मैं कुछ आप लोगों को मिसलेनियस टॉपिक भी कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। और प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लेक्चर लगा, किन किन टॉपिक्स पे आप लोग लेक्चर चाहते हैं। तो वो भी हम डे बाय डे आप लोगों को चैनल पर देते रहेंगे। यदि आप लोग बिहार और यूपी एपी और जीएस मेंस के लिए हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये लाइव क्लासेज हैं और इसमें टेस्ट सीरीज नोट्स सब कुछ इंक्लूड है। तो चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ये बिहार जुडिशियल और यूपी जुडिशियल में भी आप लोगों के आती है। और हम इसको पढ़ेंगे आज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग मेंस में क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे या लिखेंगे। हालांकि बिहार और यूपी में थोड़ा सा फर्क ये है कि बिहार में कम शब्दों में लिखने के लिए आते हैं, यूपी एपीओ में ज़्यादा शब्दों में आता है। तो मैं ज़्यादा शब्दों में आप लोगों को इसको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। 1857 से लेकर जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर हम लोग एक नज़र डालने के लिए पहले एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। और याद होने के साथ साथ हम लोग जो है घटनाओं के क्रम में ही हम लोग इनको पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें घटी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास में। मेंस के नज़रिए से हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर गांधी जी के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे और गांधी जी के साथ साथ फिर अदर फैक्ट पे भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने देखिएगा कुछ ये ईयर्स के नाम मैंने लिखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसमें हमारा ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है जिसे हम लोग 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट कहते हैं। तो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया इसको हम लोग कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब फिर ये इससे मेन से बनने वाले क्वेश्चन क्या है इसकी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इन चीज़ों को, इन घटनाओं को हम लोग मेंस के तरीके से इंटरलिंक भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे। हालांकि इन टॉपिक पे मैं ले जाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो मुख्य परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री लिखते समय आप लोगों को ध्यान देनी है। वो क्या है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन रीड करते वक्त दो बातें आपको याद रखनी है। क्या कि एक तो ये देखना है कि वो कितने शब्दों में, हाउ मैनी वर्ड्स में वो पूछा गया है, कितने शब्दों में वो पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको उसकी फ्रेमिंग करनी है। फिर आपको पूछना है कि वर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। जैसे शॉर्ट नोट्स तो नहीं लिखवा रहा, डिफाइन तो नहीं करवा रहा, एक्सप्लेनेशन तो नहीं करवा रहा, कोई अंतर डिफरेंशिएट तो नहीं करवा रहा। इस तरह के क्वेश्चंस के प्रारूप को भी हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों से 1857 की क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों से पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन 1857 रिवोल्ट। तो यहाँ पर आपको इमीडिएट कोजेस बताना है, चर्बी लगे कास्तूरों को। फिर आपको मंगल पांडे जी की कहानी बतानी है। फिर आप लोगों को बताना है कि मेरठ से रिवोल्ट हुआ 10 मई को। और फिर जो है मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये असफल रहा। बस आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 1857 की क्रांति के फेलियर्स क्या हैं, असफलता के कारण पूछ लेंगे, ठीक है। असफलता के कारण आपसे पूछ सकता है। नंबर एक, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या है, परिणाम क्या रहा, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। 1857 की क्रांति के कॉजेस क्या है, क्यों हुई है, तो कॉजेस पूछ सकता है आप लोगों से। क्या भैया इसके कारण क्या थे, क्यों हुई थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति था जो आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर 34 जो आपकी इन्फेंट्री 34वीं रेजिमेंट थी, वहाँ पर ये अफवाह फैल गई कि चर्बी लगे जो कारतूस हैं वो इनफील्ड राइफल्स में जो यूज होते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने होते हैं, जिनका विरोध करा। और वहाँ पर मंगल पांडे ने जो है जनरल बाग की हत्या कर दी। और ऐसे में
एक महीने बाद 9 मई को ये मंगल पांडे जी को 9 अप्रैल को फांसी दी जाती है और 1857 में 9 मई को 99 सैनिकों का मेरठ में कोर्ट मार्शल कर दिया जाते हैं। जिससे होता क्या है कि कोर्ट मार्शल तो कर दिया, लेकिन 10 मई को उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और वो पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें सम्राट घोषित कर दिया। तो अब फिर भारत के जो अलग अलग शहर थे, जैसे बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, आप अगर देखें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे आदि लोगों ने इसको लीड कर समय समय पर कैम्पबेल वगैरह द्वारा इन्हें दबा दिया गया। तो ये थी एक इसका सार, और परिणाम क्या निकले कि भैया अंग्रेज डर गए। अब अंग्रेज डरे तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ यहाँ पर रिफॉर्म करने स्टार्ट करे भारत के कॉन्टेस्ट में, क्योंकि लंबे समय तक राज करना चाहते थे। तो भारत के अंग्रेजों ने क्या करा, नंबर 1, यहाँ का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसकी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, वायसराय बना दिया। तो परिणाम के अंतर्गत लिखेंगे आप लोग इसको। फिर क्या करा कि एक पील आयोग की घोषणा करी। पील आयोग क्या था कि भारतीय सैनिकों को पहले बिफोर 1857 रिवोल्ट बड़े पदों पर भर्ती नहीं किया जाता, तो पील आयोग में रेशियो बढ़ा दिया और बड़ी पोस्ट पर भी भर्ती हो सकते थे। और इन्हें आश्वासन दिया अंग्रेजों ने भारतीयों को कि भैया आपके धार्मिक रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये इसके कुछ परिणाम थे। कोजिस आपने देख ली, परिणाम आपने देख ली। तो ये थी एक 1857 रिवोल्ट की कहानी। कोजिस बहुत सारे, तत्कालिक तो चर्बी लगे हैं, इमीडिएट कोजिस पॉलिटिकल हो सकते हैं। पॉलिटिकल यही जो मुगलों को मिटा दिया पूरी तरीके से। और अगर हम बात करें सोशल रिलीजियस, क्या है कि जो भारतीय ट्रेडिशनली परंपराएं थी, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इम्पोज कराना चाह रहे थे, उसको रोकने के लिए जैसे। और अगर हम बात करें मूर्ति पूजा का अंग्रेज विरोध करते थे, तो बहुत सारी ऐसी सोशल रिलीजियस चीज़ें थी जो लोग गुस्से में थे। ठीक है, तो ये तो था 1857 की क्रांति का ओवरव्यू। अगर हम लोग बाद में पढ़ें तो धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सालों के लिए साइलेंस रहता है मामला, और लेकिन फिर भी कुछ मध्यम वर्ग के छात्रों ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे, जिसमें व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब, ऐसे लोग थे, इन्होंने इनके संपर्क में आते हैं एक यूरोपियन अधिकारी A.U. ह्यूम। और अंग्रेज भी ऐसा कुछ चाहते थे कि भारत में 1857 की क्रांति की तरह कोई दूसरी रेवोल्यूशन ना हो, तो इसलिए वो चाहते थे कि जनता से कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत है। शुरू में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये लोग बहुत खुश थे, अंग्रेज बहुत खुश थे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में। कहाँ पर होती है? मुंबई में। ये आप लोग याद रखेंगे। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में। और इस टाइम पे लॉर्ड डफरिन आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन यहाँ पर भारत में जो है गवर्नर जनरल, आप ये वायसराय कह सकते हैं। इसके बाद देखें तो इसमें 72 लोग आए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे शुरू में, क्योंकि मॉडरेट्स इसमें 20 साल तक रहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव था कि लीगल तरीके से याचना और क्षमा, एक पॉलिसी हिंदी में बटे, क्षमा और याचना की पॉलिसी से रिक्वेस्ट के वे में हम भारत की आज़ादी अंग्रेजों से मांगेंगे बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग। बस इनका ऑब्जेक्टिव ये था। शुरू के 20 ईयर्स की अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 20 ईयर्स में जो ज़्यादा प्रभाव मिलता है वो मिलता है मॉडरेट्स का। मॉडरेट मतलब जो आप लोग कह सकते हैं नरम दल, इसको कह सकते हैं। अब नरम दल में कौन कौन आते हैं भैया? बद्रुद्दीन तैयब, आपका मदन मोहन मालवीय जी, आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आपके WC बैनर्जी, तो ऐसे लोग नरम दल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? एक अभी मैं बताऊंगा नरम और गरम दल क्या थे, क्यों बने। आप लोगों के एग्जाम में नरम दल अलग और गरम दल अलग, इनमें अंतर पूछा जा सकता है, वो भी मैं आ रहा हूँ। तो क्या होता है कि शुरू का अधिवेशन बंबई में हुआ। पहला अधिवेशन है, ये भारत का नक्शा बना लेते तो पहला बंबई में हुआ 1885, दूसरा कलकत्ता में हुआ, और तीसरा आप लोग देखें तो वो मद्रास में होता है यहाँ पर, और चौथा होता है आप लोगों का इलाहाबाद में। ठीक है, जिसमें जॉर्ज जूले फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट बने थे। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, शुरू के 4 ही लिख देंगे मेंस में, तो काफ़ी आप लोग लिख सकते हैं इनके कौन चेयरमैन, कौन प्रेसिडेंट बना था। जैसे पहले का WC बैनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बद्रुद्दीन तैयब, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, और चौथे में जॉर्ज जूले। इसके बाद अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आप लोगों को मेंस में क्वेश्चन आ सकता है
कि भैया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या भूमिका रही। अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इससे पहले क्रांतिकारी पार्टी थी, एक हमारे आज़ादी की मांग कराने की मुख्य पार्टी थी। हालांकि शुरुआत में अंग्रेजों ने इसको सराहा, इसकी तारीफ भी करी, फेवर में थी, लेकिन बाद में घबराने लगे। 1905 में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस जो थी उसके वर्चस्व को बढ़ते हुए भारतीय एकाग्रता, एकता और भारत में जो क्रांतिकारी विचारधाराएं जन्म ले रही थी उसको देखते हुए 1905 में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, मैंने मेंस के क्वेश्चन में भी लिखा है टेस्ट सीरीज में कि फूट डालो राज करो की पॉलिसी क्या है। फूट डालो राज करो की पॉलिसी डिपेंड ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल वहां पर वार्षिक सेशन बुलाए जाते हैं और इन सेशन में, एनुअल सेशन में लोग आते थे, कई कई हजार लोग आते थे, तो कम्युनिकेट होता था, एक दूसरे को जानते थे और भारत को आज़ाद कराने की मांग करते थे। लेकिन शुरुआत में मॉडरेट्स का युग कहा जाता है, तो इसमें कोई इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। इसी बीच में अंग्रेजों ने, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको सूरत अधिवेशन आ सकता है, लखनऊ पैक्ट आपको मेंस में आ सकता है। फिर 1905 की घटनाओं को यदि हम लोग देखें तो 1905 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन का समय था और इस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग वर्चस्व था। वर्चस्व मतलब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही थी पूरे ऑल इंडिया में, और अंग्रेज चाह रहे थे यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। तो ऐसी घटनाओं पे ध्यान रखते हुए 1905 में अगर आप लोग देखें तो 1905 में जो हमारा ये बंगाल था, ये पूरा बंगाल आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा जो बंगाल आपका था, ये वाला जो पार्ट है, अब ये सारा बंगाल था, इसके दो पार्ट कर दिए, एक पश्चिमी बंगाल जिसे हम वर्तमान बंगाल कहते हैं, एक पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश कहते हैं, इसका डिवाइड कर दिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि ये जो किया गया है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही थी, ज्योग्राफिकली कंडीशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो ऐसे में इसका डिवाइडेशन कराया। लेकिन इंडियन कॉन्टेस्ट में देखें तो इसका जो डिवाइडेशन किया गया वो फूट डालो राज करो, यानी हिंदू और मुस्लिम एकता को अलग, हिंदुओं का गुट अलग हो जाए और मुस्लिम अलग बढ़ जाए और हम लंबे समय तक राज करें, और इसी का परिणाम निकलता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हो, तो बंगाल विभाजन का परिणाम अगर हम देखें तो स्वदेशी मूवमेंट आप लोगों को याद रखेंगे, और स्वदेशी आंदोलन इसको कहते हैं। और यदि हम लोग देखें तो वो होता है, ये तो 1905 में होता है, लोगों ने कपड़े जलाए, विदेशी गले लगे, राखियां बांधी। और अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी यही होती है, और मुसलमान इसमें कुछ बहकावे में आ गए, जैसे ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, और सलीम उल्लाह खां और आगा खां, याद रखेंगे, सलीम उल्लाह खां और आगा खां जो थे इसमें इसके फाउंडर थे, और इन्होंने भी मुस्लिम्स की एक अलग पार्टी बना ली। और ऐसे में भारत में राजनीतिक तौर पर देखें तो उस टाइम पे क्रांतिकारी विचारधारा को देखें तो दो अलग पार्टी जन्म ले चुकी थी। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड उसमें शामिल किया जाए इलेक्टोरल में, और अलग से मुस्लिम्स के लिए उनके राइट्स बनाए जाएं और उनकी बातों को सुना जाए, और साथ में अलग देश का भी, इसका शुरुआत में तो नहीं, बाद में मुस्लिम लीग का ही कॉन्सेप्ट था अलग देश, पृथक देश की मांग, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग थी और ये सब हुआ बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। इसके साथ अब यहाँ पर मॉडरेट बैठे हैं, मॉडरेट बैठे हैं, लेकिन इसी कांग्रेस में कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि बंगाल का डिवाइडेशन कर दिया गया, और इतने गुस्से में है कि जैसे ही वो लोग 1907 में पहुंचते हैं, कहाँ पर 1907 में पहुंचते हैं, कहाँ पर भैया, यहाँ पर सूरत में पहुंच जाते हैं, और इसी घटना को कहते हैं सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या होता है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नरम दल, यानी नरम दल मतलब मॉडरेट्स, और ये गरम दल, तो यहाँ पर जो आप लोगों को मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, पहले तो लिखने के आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट्स और सूरत कन्फ्लिक्ट आप पे आ सकता है, या फिर नरम दल और गरम दल में अंतर। तो ये 1907 में हुआ था, राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और यहाँ पर क्या हुआ, मेन था कि यहाँ पर दो गुटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया। नरम दल अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट थे, इनका ऑब्जेक्टिव था बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा ही हमें आज़ादी मिले, और ये था कि राइट्स हमारे हैं, हमारे हक हैं, तो इन्हें त्वरित एक्शन चाहिए था, इंस्टेंट चाहिए थी
इंस्टेंट रिएक्शन वाले लोग थे ये आप लोगों को याद रखना। इन्होंने कहा इनकी नीति थी कि लठ के दम पर, अगर हम मोटे तौर से कहें, ठीक है। तो इनमें आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे भैया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का नाम याद रख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा या मदन मोहन मालवीय, ये आप लोग नाम इसमें याद रख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है लाल बाल पाल का नाम याद आता है, लाल बाल पाल, तो ये आपको याद रखनी है घटनाएं, इनके बारे में मेंस में आएगा। होता क्या है, डिवाइडेशन हो गया, गर्म दल के बनने के बाद उग्र घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे बिहार में हम देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड हो जाता है 1908 में, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। 1908 में कैनेडी की मारने तो गए थे, किसी और को मार दिया कैनेडी की फैमिली को, और 1908 की घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड कहते हैं, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के नाम थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई। सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें 15 साल की अवस्था में फांसी दे दी गई। इसके बाद कलकत्ता की जो राजधानी थी भारत की, वो ट्रांसफर कर दी जाती है 1912 में, बना दी जाती है, और फिर गांधी जी की एंट्री हो जाती है। जैसे हम घटनाओं के क्रम में देख रहे हैं, तो भैया गांधी जी की एंट्री होती है यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1915 में देखिएगा हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप लोग नोट करेंगे 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी की एंट्री हो जाती है। गांधी जी ने देखा यार कि मुस्लिम लीग भी बना ली इन लोगों ने, और भैया कांग्रेस के 2 पार्टी भी हो गए, तो ऐसे तो आज़ादी मिलने वाली है नहीं, और यहाँ से ही 1915 का समय स्टार्ट हो जाता है, गांधी इरा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर गांधी जी ने सबको बुलाया लखनऊ, और जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट, याद रखेंगे। इस सेशन की कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस की भूमिका में भी लिखना है आपको ये। तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, और यहीं गांधी जी को मिलते हैं बिहार के एक व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल, याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है इस पैक्ट में, अगर हम देखें तो इस पैक्ट में याद रखेंगे नरम दल यानी मॉडरेट प्लस गरम दल, ठीक है, और प्लस मुस्लिम लीग एक आ गए, एक साथ हो गए हैं भारत की आज़ादी में, एक हो गए हैं, यूनिटी बन चुकी है इनमें, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से एक व्यक्ति ले जाता है इनको, गांधी जी को, कौन, राजकुमार शुक्ल, याद रखेंगे नाम है आप लोग, राजकुमार शुक्ल, आप लोग नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ ले जाते हैं गांधी जी को, चंपारण में। तो चंपारण पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है आप लोगों को। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। तो ये कई बार मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, 1 लाइनर में ये आप लोग याद रख सकते हैं। चंपारण आंदोलन, तो इसमें ये 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती थी भाई, जबरदस्ती किसानों से। गांधी जी को पता चला, गांधी जी गए, अंग्रेजों से कहा या तो मान जाओ नहीं तो बैठ रहा हूँ धरने पर। अंग्रेज मान गए, 25% स्टैंड बोनस दिलवाया और सक्सेसफुल रहा। इसी कहते हैं प्रथम सत्याग्रह। तो आप लोगों को मेंस एग्जाम में क्या आ सकता है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या है, या सत्याग्रह से आप क्या चलते हैं। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलने वाला, या चंपारण आंदोलन पे लिखने के लिए आ सकता है, क्लियर है। तो कब हुआ, 1917, स्थान चंपारण, ऑब्जेक्टिव 3 कठिया प्रणाली बंद कराना, परिणाम क्या निकला, 3 कठिया प्रणाली बंद और 25% बोनस भी मिल गया। इसके बाद है दूसरा गांधी जी का, वो है आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन भैया यहाँ पर क्या था, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये मिल मालिकों के खिलाफ था, गुजरात के थे, कि कोई इमरजेंसी आएगी, कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आएगी, तो भैया सरकार जो मिल मालिक हैं वो कर्मचारियों को भत्ता देंगे, सैलरी देते रहेंगे। तो सैलरी देने से मना कर दिया गांधी जी का, भाई क्यों नहीं देने की, जैसे अभी कोरोना के समय सबके काम बंद हो गए, लेकिन अब खाने पीने के लिए एसेंशियल चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो 35% सैलरी देने की बात की गई। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। एक था भाई क्योंकि गुजरात में ये 1917 में हुआ था, ये 1918 में, ठीक है। और एक आप ये याद रखेंगे खेड़ा आंदोलन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1918 में। यहाँ पर भी कुछ ऐसे थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ था, कि गुजरात में खेड़ा जगह है, यहाँ पर सूखा पड़ा। अब सूखा पड़ा तो फसल का प्रोडक्शन हो नहीं पाया, तो ऐसे में क्या है कि लगान किसानों से अंग्रेज वसूलते थे। तो अंग्रेजों ने कहा भैया लगान दो, किसानों ने कहा जब फसल ही नहीं हुई तो कहाँ से दे। तो ऐसे में किसान धरने पर बैठ गए। तो ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी को पता लगा, गांधी जी गए,
तो गांधी जी ने अंग्रेजों के और किसानों के बीच में समझौता कराया कि केवल वही लगान देगा या टैक्स देगा जो जिसकी पैदावार हुई है, जो सामर्थ है देने में समर्थ है, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नंबर 4 खिलाफत आंदोलन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खिलाफत आंदोलन। तो भैया ये क्या हुआ था खिलाफत आंदोलन? जो तुर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान तुर्की पे अटैक कर दिया था ब्रिटेन ने, और ऐसे में जो वहाँ का एक खलीफा का पद होता था उनको हटा दिया गया, और ऐसे में भारत के मुसलमानों के साथ विश्व के सारे मुसलमान नाराज थे। तो खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं को क्रेडिट जाता है, और इसको नेता बना दिया अली बंधुओं ने, किसको? गांधी जी को। तो मोहम्मद अली, शौकत अली नाम याद रखेंगे आप लोग। और मेन ऑब्जेक्टिव था इसमें मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथ थी, और गांधी जी इसमें प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसी बीच में भारत में आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा ये सब चीजें, कि इसी बीच में फिर गांधी का वर्चस्व इतना बढ़ जाता है कि रोलेट एक्ट आता है, और रोलेट एक्ट का परिणाम आप लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर उसका परिणाम आप देखते हैं कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, जो चोरा चोरी कांड पर रुक जाता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से हमारी मेंस की क्लासेस लगी। ये कहानी के रूप में मैं बताता हूँ, हालांकि हम लोग मेंस की क्लास में सारी चीजें लिखवाते हैं 1 बाय 1 करके, इनके प्रॉपर नोट्स भी देते हैं, लेकिन जो ये कहानी मैंने बताई है ये केवल रिकॉल करने के लिए आप लोगों को मुख्य परीक्षा में मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।